भारत के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र हैं अजीत डोभाल साहब, वो उन्होंने मंडे को उन्होंने एक मुलाकात की है, फ्रेंड्स ऑफ ब्रिक्स भी थे वहाँ पे। तो आपको पता है ब्रिक्स फोरम चल रहा है मेरा ख्याल। वजीर आजम ये कह सकता है कि अगर कोई वजीर आजम होगा और उसके दौर में मुल्क दिवालिया हो जाता है तो ऑब्वियसली उसके माथे पर कब्र तक नहीं पहुंचते, उसके ऐसे जो पहला है न्यूक्लियर एसेट्स एज सिक्योरिटी, वो पाकिस्तान ने हमेशा ही इसको एज अ न्यूक्लियर जो बॉम्ब है इसको एज ए सिक्योरिटी यूज किया है। अगले महीने प्राइम मिनिस्टर मोदी भी जा रहे हैं साउथ अफ्रीका। और मज़े की बात यह कि इंडिया ने पाकिस्तान को फिर रगड़ा है, वहाँ पे टारगेट की है टका। इसलिए दिया कि पिछले हमने देखा कि 2 हफ्तों या 3 हफ्तों में गालिबन उन्होंने 600 अरब डॉलर को क्रॉस कर दिया और उसमें से 12 अरब डॉलर का आई थिंक जो फिगर है वो सिर्फ हफ्ते डेढ़ हफ्ते में हुआ है। जैसे वो कर सकते हैं, लेकिन एक चीज़ जो समझने की वाली है वो ये है कि इंडिया और चाइना जो हैं दे कीप टॉकिंग, दे कीप डिस्कसिंग, दे नेवर स्टॉप। ये होता है बड़े फोरम्स पे, जिस तरह चाइना एंड अमेरिका दे डोंट स्टॉप टॉकिंग एंड एंगेजिंग एंड शेयरिंग व्हाटएवर दे आर थिंकिंग डिस्पाइट द डिफरेंसेस। लड़ रहे हैं जो मर्जी है लेकिन बोल रहे हैं। समझ रहे हैं बात को? बोल रहे हैं, लड़ रहे हैं लेकिन बोल रहे हैं। ये होती है समझदारी। हमारी तरह नहीं है कि गाली नहीं करनी, बोलना ही नहीं है, ठीक है। अब नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र जो हैं अजीत डोभाल साहब, उनकी जो वांग जी है, जो चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी के तो मेंबर हैं ऑब्वियसली, पोलिट ब्यूरो के मेंबर हैं और डायरेक्टर हैं ऑफिस ऑफ द सीपीसी फॉरेन अफेयर्स कमीशन। और क्योंकि आजकल वो चाइनीज़ फॉरेन मिनिस्टर गायब हुए हैं, सुने आज उनका वो फैसला आने वाला है, एक बहुत हाई लेवल पोलिट ब्यूरो की कमेटी बैठ रही है वहाँ पे। सो क्वेश्चन ये है, दोनों मुल्कों के एनएसएस बैठे और बात किस पे की? एलएसी के ऊपर, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के ऊपर, जो कि इंडिया का पॉइंट ऑफ कंसर्न है, ठीक है जी। और जिसे वो कहते हैं ना कि हमारा 2020 से एक स्ट्रेटेजिक ट्रस्ट और पब्लिक एंड पॉलिटिकल जो रिलेशनशिप है वो डिस्टॉर्ट हो गया, एरोड हो गया हुआ है, ठीक है जी। और इस हवाले से इंडिया, आपको देखें, इंडिया अपनी बात पे बज़िद है, एटलीस्ट व्हेन इट कम्स टू मीडिया, कि जी हमें वो 2020 में हमें वो स्ट्रेटेजिक ट्रस्ट को रिस्टोर करना है, ठीक है जनाब। और उन्हीं चीज़ों को बॉर्डर एरियाज़ में क्या हुआ था और वो जो हम तमाम वो काम करने जिससे नॉर्मलसी आए और चीज़ें सारी हों। और दोनों ममालिक जो हैं वो इस चीज़ पे एग्री करते हैं कि जो बायलैटरल रिलेशनशिप है वो सिर्फ़ और सिर्फ दोनों मुल्कों के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, दुनिया के लिए और ख़ित्ते के लिए इम्पोर्टेंट है। This is what the Chinese and the Indians agreed. This is basically an Indian statement at least, ठीक है जी। और इसी तरह जो अगर आप चाइनीज स्टेटमेंट अगर आप पढ़ें तो वो कहते हैं कि जी चाइना और भारत जो है वो उनको एक दूसरे से कोई ख़तरा नहीं है, बट डेवलपमेंट अपॉर्चुनिटीज़ की बात करें, दैट्स व्हाट द चाइनीज टॉक। वो कोई लड़ाई शड़ाई की बातें नहीं करते। और दोनों चीन और इंडिया जो हैं वो उनके जो डेवलपमेंट की बात करते हैं और वो और दुनिया की सिचुएशन के हवाले से भी इसी तरह बात करते हैं। सो द चाइनीज़ आर स्पीकिंग विद इंडिया ऑन द ग्लोबल सिचुएशन। और बाकी स्ट्रेटेजिक ट्रस्ट, म्यूचुअल ट्रस्ट, फोकस ऑन कोऑपरेशन, ये सारी चीज़ें जो हैं, और ये वो कहते हैं कि हमें, चाइनीज़ कहते हैं कि हमें वापस चाहिए वो हेल्दी और स्टेबल डेवलपमेंट, ठीक है। एटलीस्ट जब व्हेन इट कम्स टू डिस्कशन, टॉक, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस, प्रेस स्टेटमेंट्स, बड़े आराम से दोनों बात करते हैं। सो इंडियंस हैव मेंटेन्ड, एक तो इंडियंस ने दरवाजे बंद नहीं किए कभी, साढ़े हार नहीं रोस के साइड ते पै जान, नहीं आसानी इन्हां नाल गल कर, साडा इन्हां नाल की लेना देना, ठीक। ये कौन होंदे ने ते तुसीं कौन होंदे ने, ठीक है। ये जो फाड़ लो वाला हमारा मजाज रहा है पूरी ज़िंदगी। आज हम इंडिया से बात करना चाहते हैं, वो कहते हैं तुहां साढ़े नाल केड़ा वर्त है जे अज असीं तुहाडे नाल गल करिए, ठीक है जी। सो ये चीज़ें जो हैं कि एंड देन द टॉक ऑफ मल्टीलैटरलिज्म और एंड द चाइनीज टॉक ऑफ द डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस, ठीक है। माथे पर तो काला धब्बा लगता है ना, तो उन्होंने कहा कि काला धब्बा लग जाता है। अच्छा, फिर इन्होंने कहा है
मतलब ये कि थोड़ी सी फनी स्टेटमेंट्स भी हैं ये, लेकिन इस पे ये मेरा ख्याल है हंसने का नहीं बल्कि मातम करने का मकाम है। क्योंकि हमारे हालात तो यही है ना, जो बात वो कह रहे हैं वो तो है। उन्होंने कहा जनाब नाक से लकीरें लगवाई हैं, नाक से लकीरें तो लगवाई हैं, लेकिन वजीर आजम जो इस वक्त के वजीर आजम वो ऐसे हैं कि जो सब कुछ बता देते हैं, कह देते हैं, तो वो ये बता रहे हैं जी। अच्छा, अब उन्होंने कहा ये कि मुल्क दिवालिया हो जाता तो रोटी और दवाई के लाले पड़ जाते, मुल्क की सनत पर कारी जरब लगती, मेरे माथे पर ता कयामत जो है काला धब्बा होता और मेरी कब्र पर भी कतबा लगा होता कि मेरे जमाने में ऐसा हुआ। मन यानी वो कब्र के कतबे तक पहुंच चुके हैं। उन्होंने कहा कि मेरी कब्र पर जो कतबा लगता ना, ठीक है, उसके ऊपर लिखा होता कि ये जो वजीर आजम था ना पाकिस्तान का, शहबाज शरीफ, इसके दौर में मुल्क दिवालिया हुआ है। ऐ थे हुन स्यापा पे हुए हमारे साथ जो मुल्क है उसके अंदर। अच्छा, अब इसमें प्रॉब्लम पता क्या है, देखें ये तो सब हम कहें कि डायलॉग है या ये, यानी ये जो कबर पे लिखा होता ना होता आज तक 75 ईयर्स में, या जो कुछ हो रहा है इस वक्त, अगर आप पिछले चंद साल उठा के देख लें, क्या उसमें जो जो कुछ हुआ है उसमें उसके ऊपर क्या हो जाएगा। कभी किसी के ऊपर बात आती है, सर जो एलीट क्लास है ना वो तो बड़ी बड़ी गाड़ियों में फिरती है, कोई ऐसी बात नहीं, सत्ती खा रहा है, उनको कोई नहीं कबर पे जाके कुछ करता वर्ता या कुछ होता, जो मर्जी कर लिया भाई। मुल्क दो टुकड़े हो गया है जी, तो क्या कर लिया किसी ने, कबर पे क्या लगा के क्या हो गया। खैर, अच्छा, तो ये फिर उन्होंने कहा है कि हमारा निज़ाम जो है फरसूदा है, बिजली की तरसील लाइन वगैरह वगैरह, इसमें फिर वो आगे भी बढ़े हैं। ये मिला जुला कर 450 अरब का मुल्क को नुकसान करते हैं। वो बिजली की बात कर रहे थे, जो सिस्टम चल रहा है इस वक्त। आपने जब भी हिंदुस्तान से बात करी, हमसे पंगा मत लेना, हमारे पास न्यूक्लियर बॉम्ब है, बोलते हैं आपके वहां पे लोग। और हिंदुस्तान में बात करेंगे तो हम बात करते हैं कि सिक्योरिटी ऑफ न्यूक्लियर एसेट्स, कि पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर एसेट्स हैं, उसकी सिक्योरिटी क्या है, क्योंकि वहां से अगर वो इन्फिल्ट्रेट हो गए, उग्रवादियों के हाथ में लग गए, तो हमारा कंसर्न डिफरेंट है, आपका डिफरेंट। हमारा कंसर्न है आपकी पावर है न्यूक्लियर एसेट, तो दोनों में फर्क है ना। एज फार एज आप यूज कैसे करते हो, इसके कई पहलू हैं जो मैंने नोट कर रहे हैं, नोइंग पाकिस्तान एंड स्टडिंग पाकिस्तान फॉर लाइक 20-30 ईयर्स नाउ, कि पाकिस्तान ने इसको हमेशा एज ए टूल यूज किया है। टूल कैसे, एक तो आपको ब्लैकमेल करने की आदत है, उसके आपको डॉलर मिलते हैं पूरे वर्ल्ड से, तो आप जैसे दुनिया को किसी को भी डराना होता है कि हमसे पंगा मत लेना, हमारे पास न्यूक्लियर बॉम्ब है। अगर आपको पैसे नहीं मिलते आईएमएफ से, तो आपके लोग बोलना शुरू हो जाते हैं कि अगर न्यूक्लियर बॉम्ब जो है वहां पे फेंक दो आईएमएफ के ऊपर, डराओ उनको, वहां से न्यूक्लियर बॉम्ब पैसे मिल जाएंगे, डॉलर मिल जाएंगे। सो इधर चलो लाइटर मोड पे बात दूसरी है जो आपके लोग वहां पे करते रहते हैं, क्योंकि आपके वैसे भी जो पॉलिटिशियन जनरली डब्बू टाइप्स हैं, तो उसके ऊपर बात करने का फायदा नहीं है। हम जो सीरियस बात करते हैं, क्योंकि हम वैसे भी सीरियस टॉक्स ही करते हैं आपके साथ। तो जो न्यूक्लियर बॉम्ब्स हैं, दे आर अ डेटरेंट, जहां पर क्या होता है कि जैसे सपोजिंग अगर आपके पास न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं होता, लेट्स टेक एन एग्जांपल, तो आपको हमेशा डर लगा रहता कि यार इतना बड़ा कंट्री है इंडिया, ये कभी भी आपके ऊपर अटैक कर सकता है, आपको टेक ओवर कर सकता है, या अपनी जो हमारी जो जमीन है जो आपके कब्जे में है वो हम कभी भी ले सकते थे। तो ये डर आपको हमेशा रहता। एंड अब दूसरी तरफ से इंडिया ऑल्सो फील्स कि भाई उनके पास न्यूक्लियर एसेट्स हैं आपके पास, तो हमें पंगा नहीं लेना चाहिए। आप भी ये सोचते हैं कि इंडिया के पास न्यूक्लियर बॉम्ब्स हैं, हमें पंगा नहीं लेना चाहिए। तो एक स्टेबिलिटी भी है, डर भी है, उससे लड़ाइयां कम भी होती हैं। तो एक तो ये है कि दोनों तरफ से बैलेंस भी रहता है कि भाई हमें ये चीज नहीं करनी चाहिए, दूसरे के पास बॉम्ब है। दूसरा क्या है कि एक थोड़ा सा ऑटोनॉमी भी आती है भी, जैसे अब पाकिस्तान है, पाकिस्तान इतनी गलतियां करता है दुनिया में, आपको मालूम है सब जगह पे इनकी क्या क्या गलतियां करते हैं, बट कहीं ना कहीं जो फॉरेन की जो पॉलिसीज हैं आपकी, उसमें आपको ऑटोनॉमी भी मिलती है। दूसरे बोलते हैं कि भाई इनके पास न्यूक्लियर एसेट्स हैं, पंगा नहीं लो। जैसे नॉर्थ कोरिया है, अब नॉर्थ कोरिया के पास एक रोग जिसको हम बोलते हैं कंट्री है, लेकिन क्योंकि उसके पास न्यूक्लियर बॉम्ब्स हैं या कुछ भी है, तो उसके कारण दुनिया पंगा भी लेती नहीं है, और उनकी जो फॉरेन, बेशक उनकी फॉरेन पॉलिसी है या नहीं है, लेकिन